Hello friend, I self Vijay Punia. Now we are discussing about mutation. आज हम उत्परिवर्तन की बात करेंगे। मेरे दोस्तों, जब बात म्यूटेशन की आए तो इससे बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट निकलते हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। यहाँ म्यूटेशन का मतलब है जेनेटिक मेकअप में सडन चेंज, आनुवंशिक पदार्थों में अचानक हुआ बदलाव। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। अब मेरे दोस्तों ये भी जान लो कि जब जेनेटिक मटेरियल में सडन चेंज होगा तो सीधी सी बात है जीनोटाइप चेंज होगा, और जब भी जीनोटाइप चेंज होता है तो फिनोटाइप भी चेंज होगा। सीधी सी बात है कि जब जीन प्रारूप बदलेगा तो लक्षण भी बदलेंगे। ठीक है, तो सर आखिर ये जानकारी हमें सबसे पहले किसने दी? ऐसा साइंटिस्ट कौन था जिसने हमें सबसे पहले बताया कि म्यूटेशन होता क्या है? जी हाँ, एक साइंटिस्ट था मेरे दोस्तों, उसका नाम है ह्यूगो डी वेरिज। याद रख लेना, ह्यूगो डी वेरिज ने एक प्लांट था मेरे दोस्तों जिसका नाम है इवनिंग प्राइमरोज। प्लांट का क्या नाम है? इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर म्यूटेशन की डिस्कवरी करते हुए म्यूटेशन नाम दिया था। तो मेरे दोस्तों, म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले अगर कोई बात करने आया तो वो था कौन? ह्यूगो डी वेरिज। और कौन से प्लांट पर उसने काम किया? इवनिंग प्राइमरोज। ओके मेरे दोस्तों, इवनिंग प्राइमरोज का बॉटनिकल नेम आपको मालूम होगा, इसे ओइनोथेरा लैमार्कियाना कहते हैं। क्या मेरे दोस्तों, इसको हम कहते हैं ओइनोथेरा लैमार्कियाना। तो याद रख लेना, जब भी हम किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं म्यूटेशन की, तो हम किसको याद करते हैं? हमें मालूम होना चाहिए ह्यूगो डी वेरिज ने इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर यानी ओइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट पर स्टडी की थी और म्यूटेशन के बारे में हमें जो है जानकारी दी। मेरे दोस्तों, इसके बाद में हम इतना तो समझ गए कि सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप, लेकिन क्या ये म्यूटेशन केवल प्लांट में होते हैं कि एनिमल में होते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है? तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, ये म्यूटेशन है, ये प्लांट में भी हो सकता है, ठीक है, ये और किस में हो सकता है? ये एनिमल में भी हो सकता है, और ये अदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके जेनेटिक मेकअप में चेंजेस हो सकता है। अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर जेनेटिक मेकअप में चेंज होगा, यहाँ तक ठीक है, लेकिन क्या फर्स्ट टाइम कोई ऐसा साइंटिस्ट था क्या जिसने फर्स्ट टाइम प्रूव किया कि हम जेनेटिक मेकअप चेंज कर सकते हैं, हम क्रोमोसोम एंड जीन में या न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंजेस कर सकते हैं? ऐसी जानकारी सबसे पहले दी मेरे दोस्तों किसी ने, तो वो था कौन? मूलर। कौन था मेरे दोस्तों? मूलर वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने मेरे दोस्तों एक्स रे यूज में ली। कौन सी? एक्स रे, जिसे आयोनाइजेशन रेडिएशन कहते हैं, जो डीप पेनिट्रेट करता है मेरे दोस्तों ऑर्गेनिज्म की सेल को। याद रख लेना, ये किस तरह का मेरे दोस्तों? ये एक प्रकार का म्यूटाजन है। ये एक प्रकार का क्या है? म्यूटाजन। म्यूटाजन का मतलब जानते होंगे ना,
ऐसे फैक्टर जो म्यूटेशन को कोज करते हैं, जो म्यूटेशन एक तरह से जो म्यूटेशन उत्पन्न करते हैं मेरे दोस्तों, इस तरह के फैक्टर को जो म्यूटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उनको म्यूटाजन कहते हैं। एक्सरे एक प्रकार का म्यूटाजन है जिसे मेरे दोस्तों मूलर ने यूज करते हुए किस में म्यूटेशन उत्पन्न करवाया? ड्रोसोफिला में। याद रख लेना, ड्रोसोफिला मेलेनाजोस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं मेरे दोस्तों, जिसको आप क्या कहते हो? फ्रूट फ्लाई। इस ड्रोसोफिला के अंदर म्यूटेशन को अगर किसी ने कोज कराया एक्सरे म्यूटेशन की मदद से तो वो था मूलर। ओके, अब आप मेरे से ये पूछोगे कि सर यूनिट ऑफ म्यूटेशन, ठीक है ना, ये मैंने कई बार क्वेश्चन देखा है कि म्यूटेशन की यूनिट को क्या कहते हैं? डीएनए का वो एरिया, डीएनए का वह भाग जहाँ म्यूटेशन होता है उसको हम बोलते हैं क्या मेरे दोस्तों? पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, म्यूटॉन। ठीक है ना, तो याद रख लेना ये नाम। एक होता है म्यूटॉन, एक होता है रिकॉन, ठीक है ना, एक होता है सिस्ट्रॉन। ठीक है, ये नाम याद रखो मेरे दोस्तों, रेप्लिकॉन। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखें। म्यूटॉन का मतलब क्या हुआ? ठीक है, हमारे जेनेटिक मटेरियल का वो भाग जिसमें म्यूटेशन होता है, ठीक है ना, जहां पर म्यूटेशन होगा, ठीक है ना, ऐसा एरिया जिसमें क्या हो? म्यूटेशन। तो ऐसा एरिया जहां पर म्यूटेशन हो, तो डीएनए या हमारा क्रोमोसोम या मैं जीन भी कह सकता हूं, ठीक है, जहां पर म्यूटेशन हुआ है, जहां का जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ है, वो स्पेसिफिक रीजन क्या कहलाएगा? म्यूटॉन। ठीक है, रिकॉन का मतलब डीएनए की वो साइट जहां पर, या क्रोमोसोम की वो साइट जहां रिकॉम्बिनेशन हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, नहीं तो याद रख लेना, डीएनए या क्रोमोसोम की ऐसी साइट जहां पर क्या हुआ है मेरे दोस्तों? जहां पर हुआ है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, जीनी विनिमय। ठीक है ना, सिस्ट्रोन जानते हो? सिस्ट्रोन क्या होता है? सिस्ट्रोन मेरे दोस्तों, ठीक है, ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है, यह मेरे दोस्तों चेंज होता है किसमें? याद रख लेना, ट्रांसक्रिप्शन के एक प्रोसेस के द्वारा, ट्रांसक्रिप्शन के एक प्रोसीजर द्वारा ये मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है, या ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। ठीक है, इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए क्या कंप्लीट एमआरएनए में चेंज होता है क्या? नहीं। तो क्या डीएनए का कोई छोटा सा भाग मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है क्या? यस। ठीक है ना, और ये जो डीएनए का भाग है, ये जो डीएनए का सेगमेंट है जो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हुआ है, वास्तव में इस एरिया के पास में किसकी सूचना है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की। ठीक, इसलिए इस एरिया को ही हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। ओके, डन। आगे बढ़ेंगे। अब मेरे दोस्तों हम बात करेंगे कि सर म्यूटाजन क्या है। ठीक है ना, म्यूटाजन, म्यूटाजन कई बार पूछ लिया जाता है, क्या म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है क्या? यस। ठीक है ना मेरे दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, ये वो फैक्टर है जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। ठीक है ना, म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले जो फैक्टर है उनको हम म्यूटाजन कहेंगे। ठीक है ना, म्यूटेशन इंड्यूसिंग फैक्टर याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो ये एक तरह से म्यूटेशन को इंड्यूस करने वाले क्या है? फैक्टर है। अब ये जो फैक्टर है मेरे दोस्तों, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और ये केमिकल भी हो सकते हैं, ये भौतिक कारक भी हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकते हैं? केमिकल यानी रासायनिक फैक्टर भी हो सकते हैं। फिजिकल फैक्टर को लेकर कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं।
फिजिकल फैक्टर में मेरे दोस्तों कुछ हम रेडिएशन पढ़ते हैं। एक तो कैसा, आयोनाइजिंग, ठीक है, और दूसरा कैसा, नॉन आयोनाइजिंग। एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा कैसा, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब दोनों में क्या अंतर है मेरे दोस्तों? आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब तो हो गया ऐसी रे, ऐसी विकिरणें जो हमारे जेनेटिक मेकअप को चेंज करती हो, लेकिन जो हमारी सेल को, जो हमारे न्यूक्लियस को बहुत ही ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट करती हो, वो तो हो गई आयोनाइजिंग। और जो मेरे दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं करती हो, वो नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है ना। जब भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के बारे में पूछे तो आप कौन सा एग्जाम्पल लिखेंगे, और आयोनाइजिंग के बारे में पूछे तो कौन सा लिखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। यहाँ तो हम लिखते हैं यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, ये तो है कैसी, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। जबकि आयोनाइजिंग रेडिएशन में एक्स रे, गामा रे, एल्फा रे, ठीक है ना, याद रख लेना। अब मेरे दोस्तों तो ये तो फिजिकल फैक्टर हो गए। दूसरे हैं आपके केमिकल। केमिकल फैक्टर के अंदर आता है जैसे कि मस्टर्ड गैस हो गई आपकी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल फैक्टर होते हैं जैसे कि ब्रोमो यूरेसिल, क्लोरो यूरेसिल, आयोडो यूरेसिल, ठीक है ना। तो ये भी मेरे दोस्तों आपके केमिकल फैक्टर में शामिल है। वैसे कॉल्चिसिन नाम का एक और केमिकल आता है जो मेरे दोस्तों पॉलीप्लोइडी को उत्पन्न करता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, आप जरूर याद रखना, ठीक है। एक इस प्रकार का केमिकल एजेंट है जिसका क्या नाम है मेरे दोस्तों, कॉल्चिसिन, ठीक है ना, याद रखना, कॉल्चिसिन। और कॉल्चिसिन जो है वो क्या उत्पन्न करता है मेरे दोस्तों, पॉलीप्लोइडी, ठीक है ना, याद रख लेना। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या मेरे दोस्तों ये म्यूटाजन हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं क्या? यस। तो क्या म्यूटेशन, जैसे आपने दो मेरे दोस्तों जापान के शहरों का नाम सुना होगा जहां अमेरिका ने एटम बम डाल दिए थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी। वहां पर मेरे दोस्तों वहां के एनवायरनमेंट में अभी भी बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, और इस वजह से उन बहुत से ऐसे बच्चे आज के समय में भी जन्म ले रहे हैं, ठीक है, जो मेरे दोस्तों एक प्रकार से उनके ऑर्गन के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे दोस्तों डिफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जेनेटिक जो मेकअप है वो लगातार जो है मेरे दोस्तों चेंज हो रहा है। वैसे बहुत से प्लांट है जिनके जेनेटिक मेकअप को हम कुछ चेंज करवा करके और कुछ मेरे दोस्तों जो है हमारे बेनिफिट के लिए और उनके जेनेटिक मेकअप को चेंज करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर ह्यूमन बीइंग में या किसी अदर एनिमल में जब मेरे दोस्तों जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाए और उसका कोई हानिकारक प्रभाव, उसकी वजह से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई मेरे दोस्तों जेनेटिक डिजीज कोज हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि वह व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत रिस्की है, ठीक है ना। लेकिन कुछ म्यूटेशन ऐसे भी हैं जिनसे बेनिफिट भी होता है, हम आगे पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। हमने जो है वीट की जो है एक सरबती सोनारा के नाम से एक नई जो है क्रॉप तैयार की, और उसके द्वारा बड़ी मात्रा में इंडिया के अंदर जो है ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई। तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट भी हैं। हम इन म्यूटाजन के मेरे दोस्तों यूज से बहुत से नए क्रॉप तैयार कर सकते हैं, नई मेरे दोस्तों जो है क्रॉप की वैरायटी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपन आगे इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए म्यूटाजन। म्यूटाजन वो फैक्टर हैं जो म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। तो म्यूटेशन के बारे में अब तक हमने क्या पढ़ लिया मेरे दोस्तों, एक बार फिर से देखिएगा। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन सडन
चेंज है किसके अंदर, हमारे जेनेटिक मेकअप में, यानी हमारे डीएनए, जीन या क्रोमोसोम में अचानक होने वाला बदलाव, जो मेरे दोस्तों एक जनरेशन से अगली जनरेशन में क्या हो जाए, वंशानुगत हो जाए। मतलब ये हेरिडिटी शो करता है क्या? यस, ठीक है ना। नॉर्मली क्या ये हेरिडिटी शो करता है क्या? इसका आंसर है यस। क्या ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन में मूव हो जाता है क्या? बिल्कुल। क्या ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है क्या? यस, ठीक है, याद रख लेना। अब मेरे दोस्तों इसके बाद में मैं अगर बात करूं कि सबसे पहले म्यूटेशन की डिस्कवरी किसने की, ह्यूगो डी वेरिस ने। कौन से प्लांट में? इवनिंग प्राइमरोज में। उसका बोटनिकल नाम क्या है? ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओके, इसके बाद में मेरे दोस्तों जो है म्यूटाजन के प्रयोग से सबसे पहले म्यूटेशन किसने कूज करवाया? तो मेरे दोस्तों एक्सरे को यूज करते हुए ड्रोसोफिला मेलेनाजोस्टर में मूलर नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है क्या उत्पन्न करवाया मेरे दोस्तों? म्यूटेशन। ओके मेरे दोस्तों, म्यूटेशन की जो यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं? म्यूटॉन कहते हैं, ठीक है। म्यूटेशन जिन फैक्टर की वजह से मेरे दोस्तों होता है उन फैक्टर को हम म्यूटाजन कहते हैं। म्यूटाजन या तो कैसे हो सकते हैं? फिजिकल, या कैसे हो सकते हैं? केमिकल। फिजिकल में किस तरह की रेडिएशन आती है? आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग कौन सी है? यूवी। आयोनाइजिंग कौन सी है? एक्स रे, गामा रे, ठीक है। गामा रे के मेरे दोस्तों उपयोग से जो है एस स्वामीनाथन के द्वारा मेरे दोस्तों कुछ जो है वैरायटी तैयार की गई थी प्लांट की, हम आगे पढ़ेंगे। ओके, अब इसके अलावा केमिकल के अंदर मस्टर्ड गैस हो गई, 3 ब्रोमो यूरेसिल, 3 आयोडो यूरेसिल, 3 क्रोमो यूरेसिल, और एक और फैक्टर है केमिकल जिसका नाम है कोल्चिसिन। ये किसे उत्पन्न करता है मेरे दोस्तों? पॉलीप्लॉइडी को। ओके डन। अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने ये म्यूटेशन के बारे में आपको जानकारी बता दी है कि म्यूटेशन क्या है, ठीक है। और म्यूटेशन के बारे में ह्यूगो डी वेरिस ने सबसे पहले स्टडी की। म्यूटाजन भी वो फैक्टर है जिनकी वजह से म्यूटेशन क्या होता है मेरे दोस्तों? इंड्यूस होता है। ओके, इसके बाद में अपन आगे बढ़ें। और हाँ, म्यूटाजन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। केमिकल और फिजिकल इसके क्या है मेरे दोस्तों? फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में कौन से? आयोनाइजिंग रेडिएशन जो डीप पेनिट्रेट पावर रखते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और एक्सरे आती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में कौन आएगा मेरे दोस्तों? यूवी रे। ओके, और केमिकल में मस्टर्ड गैस, इसके अलावा नाइट्रस एसिड, इसके अलावा 5BU, इसके अलावा IU, इसके अलावा CU, यानी 5 क्रोमो यूरेसिल, 5 आयोडो यूरेसिल और 5 ब्रोमो यूरेसिल। सॉरी, 5 ब्रोमो था तो अपन ने इसे 3 ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। ये आप ज़रूर जो है करेक्ट कर देना। इसके अलावा मेरे दोस्तों अपन आगे बढ़ेंगे। अब सुनिएगा, अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैंने कहा कि एक्स रे का उपयोग एक तो ड्रोसोफिला पर तो किसने किया था? मूलर ने। लेकिन मेरे दोस्तों मेज प्लांट पर, ठीक है, स्टेडलर ने भी किसका यूज किया था? म्यूटाजन का। तो याद रख लेना, म्यूटाजन का 2 प्रकार से यूज हुआ। एक तो म्यूटाजन के रूप में सबसे पहले कौन सा म्यूटाजन यूज हुआ था? एक्सरे। एक्सरे कौन से प्लांट पर यूज हुई? तब आप कह देना मेज पे, ठीक है। और कौन से एनिमल पर यूज हुई? तो आप कह देना ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला पर किसने यूज की? मूलर ने। और मेज पर किसने यूज की मेरे दोस्तों? तो स्टाडलर ने, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमने मेरे दोस्तों म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया ड्रोसोफिला और मेज प्लांट पर। ओके, अब मैं एक बात आपको बता रहा था अभी, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि सर ग्रीन रिवोल्यूशन का इंडिया में अगर कोई फादर है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो है मेरे दोस्तों एस स्वामीनाथन, ठीक है ना। आप याद ये रखना मेरे दोस्तों कि हमारे देश के अंदर एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब अनाज की कमी आ गई थी, ठीक है। और चारों तरफ मेरे दोस्तों लोग जो हैं
अनाज के लिए जो है एक बहुत इस तरह की भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी 1980 के आसपास। और तब एक साइंटिस्ट कह दो आप, ठीक है, जिनका नाम था एस स्वामीनाथन, इन्होंने इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की। और इन्होंने सबसे पहले मेरे दोस्तों सोनारा 64, ये क्या है, ये एक वेराइटी है मेरे दोस्तों, किसकी, व्हीट की। याद रखना ये मैक्सिकन जो है ड्वार्फ व्हीट वेराइटी है। और इसने क्या किया कि इनके ऊपर एक्स रे डाली, सॉरी इनके ऊपर गामा रे डाली। जैसे ही गामा रेज डाली तो ये जो सोनारा 64 थी इसमें कुछ चेंजेस आए, इसके फिनोटाइप में, इसके जीनोटाइप में चेंजेस आए। और वो चेंजेस किस तरह के थे, क्या वो बेनिफिशियरी थे, क्या वो लाभदायक थे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। किस रूप में? एक नई वेराइटी को मेरे दोस्तों उत्पन्न किया हमने, और उस वेराइटी का नाम रखा सरबती सोनारा। क्या नाम रखा? सरबती सोनारा। तो मेरे दोस्तों एक तरह से हमने म्यूटेशन के द्वारा कौन सी, सरबती सोनारा जो है वेराइटी उत्पन्न की। किसकी? ये व्हीट की। याद रख लेना, ये व्हीट की जो है एक क्या है मेरे दोस्तों, वेराइटी है, ठीक है ना। और इसे हमने किसके द्वारा उत्पन्न किया? म्यूटेशन के द्वारा। कौन सी रेज को यूज में लेकर के? गामा रेज को। ओके, अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि म्यूटेशन अपन अगर यूज में लें तो मेरे दोस्तों, म्यूटेशन अगर यूज में लें तो हम म्यूटेशन करवा सकते हैं और उसका बेनिफिट भी हो सकता है। ये आपने एक बेनिफिट इसका देखा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ म्यूटेशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप ऑफ म्यूटेशन, कि भाई म्यूटेशन के कौन कौन से टाइप होते हैं। मेरे दोस्तों देखिएगा, आप सभी को मालूम है कि म्यूटेशन जो है वह हमारे डीएनए के किसी स्पेसिफिक एक साइट पर हो सकता है, एक पॉइंट पर हो सकता है, या क्रोमोसोम के ऊपर जो बहुत से जीन अरेंज होते हैं उन जीनों में हो सकता है, या क्रोमोसोम के नंबर तक डिलीट हो सकते हैं, या क्रोमोसोम के पूरे सेट डिलीट हो सकते हैं, या ऐड हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरे दोस्तों म्यूटेशन को हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा, तो या तो म्यूटेशन कहाँ पर हो सकता है मेरे दोस्तों? जीन के अंदर, तो वो तो हो गया जीन म्यूटेशन। तो एक तो टाइप हो गया जीन म्यूटेशन, और दूसरा जो म्यूटेशन का टाइप है मेरे दोस्तों उसका नाम है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कितने प्रकार है मेरे दोस्तों? दो। एक तो कौन सा? जीन म्यूटेशन, और सेकंड कौन सा? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। तो फर्स्ट हो गया आपका जीन म्यूटेशन, सेकंड हो गया आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होता है नॉर्मली? जीन म्यूटेशन में मेरे दोस्तों सिंगल न्यूक्लियोटाइड में सडन चेंज होता है मेरे दोस्तों, याद रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि जब हमारे डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जो नाइट्रोजनी बेस का सीक्वेंस है, उनमें से कोई सिंगल नाइट्रोजनी बेस या मेरे दोस्तों कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए? चेंज हो जाए। अब चेंज कैसे हो सकती है? या तो वो डिलीट हो जाए, या कोई नई ऐड हो जाए, या वो रिप्लेस हो जाए। तो इस तरह से उसमें चेंजेस आ सकता है। तो जब कोई सिंगल न्यूक्लियोटाइड में या सिंगल नाइट्रोजनी बेस में क्या आ जाए? सडन चेंजेस आ जाए, तो उसको हम कहेंगे जीन म्यूटेशन। बहुत से लोग यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं? वो ये कहते हैं कि सर जीन म्यूटेशन में तो हमारा जो क्रोमोसोम है, हमारे क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन पाई जाती है, वो जीन जब डिलीट हो जाती, मान लो यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, सी और डी। मैंने आपसे ये कहा कि मेरे दोस्तों आप मेरे को थोड़ा बता देना कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। यहाँ पर ये ए जीन जो है वो कंप्लीट डिलीट हो गया। अब यहाँ पर केवल जीन है बी, फिर यहाँ पर है सी, यहाँ पर है डी। आप मेरे को ये बताना क्या ये जीन म्यूटेशन है या ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है?
आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है कि ऑप्शन बी करेक्ट है? ये जीन म्यूटेशन है कि ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है? बता सकते हैं? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सर ये यहाँ पे एक जीन था और यहाँ तक आते आते ए जीन तो कंप्लीट गायब हो गया, ए जीन में म्यूटेशन हो गया, ठीक है, ए जीन यहाँ से हट गया, इसका मतलब ये है कि यह तो जीन म्यूटेशन हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्तों, ये जीन म्यूटेशन नहीं है, ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। क्यों? क्योंकि सर जब एक जीन हटा तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्रोमोसोम की संरचना चेंज हो गई, इसलिए क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल चेंज आ गया, इसलिए मेरे दोस्तों वो आपका क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। ठीक है ना? तो आप कभी भी जब जीन म्यूटेशन की बात करें तो वो जीन का नंबर जो है वो सेम रहेगा, जीन के नंबर की तो आपको बात नहीं करनी है, ठीक है ना? तो इसलिए मेरे दोस्तों जब भी हम जीन म्यूटेशन की बात करते हैं तो याद रखना, ठीक है, याद रख लेना मेरे दोस्तों, जैसे कि मान लो ये डीएनए है और इसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसे ए जी जी, ये कोडॉन है, फिर नेक्स्ट ए सी, फिर टी टी ए, ये हमारे डीएनए के ऊपर मेरे दोस्तों नाइट्रोजनी बेस पेयर है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि किस तरह से जीन म्यूटेशन होगा। तो जीन म्यूटेशन में क्या हो सकता है, जैसे ये ग्वानिन है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका मान लेते हैं कि इसका डिलीशन हो गया, जैसे ही इसका डिलीशन हुआ, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जी, ठीक है, और फिर कुछ इस तरह से कोडॉन बन जाएगा, ये लीजिएगा। ये जो चेंजेज है जहां पे जी का क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, आप ही मुझे बताना ये किस तरह के म्यूटेशन का भाग है जीन का, या सिंगल या मेरे दोस्तों यहाँ डबल जो है, अगर मैंने यहाँ पे सिंगल जरूर लिखा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि डबल बेस पेयर भी चेंज हो गए तो भी वो जीन म्यूटेशन ही होगा, इस बात को भी समझ लो आप। जैसे कि यहाँ पर दोनों ही जी डिलीट हो गई तब भी ये मेरे दोस्तों जीन म्यूटेशन ही होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये एक पूरा जीन है, ये कंप्लीट जीन है और जिसमें ये नाइट्रोजनी बेस पेयर है, तो इस कंप्लीट जीन में चेंजेस आया या जीन के एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंजेज आया, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंजेज आया, ठीक है ना, तो इस वजह से ये आपका जीन म्यूटेशन होगा। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से एक बार और समझ लेना और आप मेरे को ये बताना मेरे दोस्तों कि यहाँ पे दो और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। कौन से दो सर? तो देखो मैं अभी कह रहा था ए जी और जी, जब एक मेरे दोस्तों ये ग्वानिन चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जब एक सिंगल ग्वानिन चेंज हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पॉइंट म्यूटेशन। क्यों भाई पॉइंट म्यूटेशन क्यों? क्योंकि सर एक सिंगल पॉइंट पर चेंजेस हुआ है। सिंगल पॉइंट पर कैसे? तो देख सकते हो आप, यहां पर एक ग्वानिन डिलीट हुआ है, ठीक है, जहां जहां पर भी एक सिंगल नाइट्रोजनी बेस पेयर में चेंजेस हो तो उस ऐसे जीन म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार का पॉइंट म्यूटेशन भी है। आपने एक डिजीज का नाम जरूर सुना होगा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मेरे दोस्तों पॉइंट म्यूटेशन का ही एक एग्जाम्पल है। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ज्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में मेरे दोस्तों, वहां पर एक कोडॉन होता है जिसे हम बोलते हैं GAG। इस कोडॉन की वजह से ग्लूटामिक एसिड का मेरे दोस्तों जो है संश्लेषण होता है, लेकिन नॉर्मली जब इस
एडिनिन को रिप्लेस कर दे कौन, ग्वानिन। इस वजह से सॉरी यूरेसिल, और इस वजह से कंडीशन कुछ इस तरह की क्रिएट हो जाए। अब आप मेरे को एक बात बताना, यहाँ पे एक ही पॉइंट पर जो है मेरे दोस्तों म्यूटेशन हुआ है, इस वजह से ऐसे म्यूटेशन को भी हम पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि जीन म्यूटेशन में चेंजेस किस में आएगा, चेंजेस आएगा इन नाइट्रोजनी बेस पेयर में, अर्थात इन न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, क्या कंप्लीट जितनी भी न्यूक्लियोटाइड है सब डिलीट हो जाएगी क्या, नहीं, या तो सिंगल और या डबल। ओके, डन। अब मेरे दोस्तों बात करते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्या होता है, या तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज होगी। ठीक है ना, तो याद रखना, चेंजेस इन क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल और नंबर। तो मेरे दोस्तों याद रखना, या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो या क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो, तो उसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। वैसे जीन म्यूटेशन के बहुत से टाइप होते हैं, जैसे कि पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना, साइलेंट म्यूटेशन, ठीक है ना मेरे दोस्तों, नॉनसेंस म्यूटेशन। ठीक, तो इस तरह से इसके बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं। फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये कोडोन है AAC, फिर है AAG और फिर है GGC, ये 3 कोडोन है। मान लेते हैं कि यहाँ पर एडिनिन जो है वो म्यूटेशन की वजह से डिलीट हो गया, तो अब क्या होगा, कोडोन के अंदर हमेशा 3 बेस पेयर होते हैं, तो जब A डिलीट हो जाएगा तो अब कोड कैसे पढ़ा जाएगा, अब पहला कोडोन बन जाएगा ACA, फिर अगला क्या हो जाएगा AGG, फिर अगला क्या हो जाएगा GC और उसके अगला। कुल मिलाकर के फ्रेम शिफ्ट हो गई। पहले फ्रेम में कैसे पढ़ रहे थे AAC, फिर AAG और फिर GGC, लेकिन अब फ्रेम कैसे पढ़ा जा रहा है ACA। तो कहीं ना कहीं फ्रेम शिफ्ट कब हो जाता है, जब कोई सिंगल नाइट्रोजनी बेस पेयर में चेंजेज आ जाए। ओके, डन। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, तो मैंने जीन म्यूटेशन की बात कर ली कि जीन म्यूटेशन में या तो क्या होगा मेरे दोस्तों, सिंगल या डबल नाइट्रोजनी बेस पेयर क्या होगा, सडन चेंज होगा। ठीक है ना, या तो नाइट्रोजन बेस पेयर कह दो या न्यूक्लियोटाइड कह दो, एक ही बात है। ओके, और इस वजह से क्या हो सकता है, फ्रेम शिफ्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है ना, और स्पेसिफिक एक पॉइंट पर होने वाले जीन म्यूटेशन को क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल जरूर पूछा जा सकता है, आप याद रखना, सिकल सेल एनीमिया। क्या मेरे दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया जो है वो पॉइंट म्यूटेशन का ही एक क्या है मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल है। ओके, डन। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं ट्रांजिशन की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, स्थानांतरण कहते हैं। ट्रांजिशन को क्या कहते हैं, स्थानांतरण। ये भी एक प्रकार का जीन म्यूटेशन का टाइप है। इसमें क्या होता है कि मान लो मेरे पास में कोडोन है G, ठीक है ना, और A। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताना, देखो नाइट्रोजनी जो बेस पेयर है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्यूरिन और दूसरा प्रिमिडिन। प्यूरिन की जब मैं बात करता हूँ तो प्यूरिन में कौन आता है मेरे दोस्तों, प्यूरिन के अंदर एक तो आपकी आती है एडिनिन और दूसरी ग्वानिन। और पायरामिडिन में कौन आता है मेरे दोस्तों, जब हम पायरामिडिन की बात करते हैं तो पायरामिडिन में आती है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। ठीक है, जिसमें C और T ये DNA में होती है, जबकि यूरेसिल RNA में। अब देखिएगा, अब मेरी बात को सुनना, यदि प्यूरिन को रिप्लेस करे तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, कैसे मेरे दोस्तों, जैसे कि यहां पर है एडिनिन। ओके, अब एडिनिन
में चेंजेज आया, लेकिन एडेनिन के स्थान पर कौन आ गया? ग्वानिन। और ऐसा होने से क्या बन गया? जी, जी एंड जी। आप मेरे को बताएं, ये जो जीन म्यूटेशन हुआ है इसमें प्यूरिन जो रिप्लेस हुआ है वो किसके द्वारा रिप्लेस हुआ है? प्यूरिन के द्वारा। तो सेम बेस पेयर चेंज हो रहे हैं, सेम ग्रुप की बेस पेयर चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, स्थानांतरण। अब दूसरा, अगर मेरे दोस्तों ये इस प्रकार होता तो GGA ये ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर चेंजेस कुछ इस तरह से होता कि जैसे कि ये जो है एडेनिन है और इसकी जगह या तो यूरेसिल आता या थाइमिन आता, या इस ग्वानिन के स्थान पे मेरे दोस्तों साइटोसिन आ जाए, जैसे कि जी फिर ए, और अब यहाँ जी चेंज हुआ और जी के स्थान पे सी आ गया, GCA। अब आप मेरे को बताएं, यहाँ पे ग्वानिन अगर एडेनिन के द्वारा रिप्लेस होता तब तो उसको ट्रांजिशन कहते हैं, लेकिन यहाँ ग्वानिन रिप्लेस किसके द्वारा हुआ है? यहाँ ग्वानिन रिप्लेस हुआ है साइटोसिन के द्वारा। तो कुल मिला के प्यूरिन रिप्लेस बाय पायरामिडिन, इस वजह से इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सन। याद रखना मेरे दोस्तों, अनुपतन कहा जाता है। यहाँ पे प्यूरिन किसके द्वारा रिप्लेस हुई है? किसके द्वारा रिप्लेस हुई है? पायरामिडिन के द्वारा। कई बार ये टर्मिनोलॉजी भी एग्जाम में आ जाती है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ट्रांजिशन में क्या होगा? प्यूरिन रिप्लेस बाय प्यूरिन, एंड ट्रांसवर्सन में क्या होगा? प्यूरिन रिप्लेस बाय पिरिमिडिन और पिरिमिडिन रिप्लेस बाय प्यूरिन। ओके, डन। और फ्रेम शिफ्ट में क्या होता है मेरे दोस्तों? फ्रेम शिफ्ट में जैसे कि सिंगल बेस पेयर, सिंगल बेस पेयर जब क्या हो जाए मेरे दोस्तों? चेंज हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो कोडोन को मेरे दोस्तों स्टडी करने का जो सीक्वेंस है, कोडोन का जो फ्रेम है, पढ़ने का जो फ्रेम है, वही पूरा चेंज हो जाता है। ओके, अब देखिए, अब हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के टाइप पढ़ेंगे। तो जीन म्यूटेशन तो हमारा हो ही गया, अब हम किसकी बात करेंगे? क्रोमोसोमल म्यूटेशन की। किसकी? क्रोमोसोमल म्यूटेशन के क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? हम टाइप पढ़ने वाले हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्रोमोसोमल म्यूटेशन मेरे दोस्तों कितने टाइप का है? 2 का। कौन से 2 टाइप है इसके मेरे दोस्तों? याद रखना, एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन में होता है न्यूमेरिक चेंज, तो एक तो हो गया आपका न्यूमेरिक क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और दूसरा जो सेकंड है वो है आपका मॉर्फोलॉजिकल, या आप उसको कह सकते हैं मेरे दोस्तों स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल। ओके, स्ट्रक्चरल और मॉर्फोलॉजिकल म्यूटेशन। मेरे दोस्तों, जब मैं न्यूमेरिक की बात करूंगा तो यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम के क्या चेंज होंगे? क्रोमोसोम नंबर चेंज। ओके, और यहाँ पे क्या होगा? क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज। ठीक है ना, तो यहाँ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर चेंज। अब ये किस प्रकार होगा, मेरी बात को एक बार आप समझने का प्रयास करना मेरे दोस्तों। होगा ये कि जैसे स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, तो वो कब चेंज होगी? जैसे कि मान लो यहाँ पर जीन है, जीन A, B, C और D। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ? जैसे A का डिलीशन हो गया, A का जैसे ही डिलीशन हुआ, यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पे आ गया B, फिर क्या आ गया? C, फिर क्या आ गया? D। तो यहाँ हुआ डिलीशन। क्या हुआ मेरे दोस्तों? डिलीशन हुआ। लेकिन किसका डिलीशन हुआ? जीन का। जीन का डिलीशन होते ही स्ट्रक्चर चेंज हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल चेंज हो गई। तो मेरे दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कब चेंज हो सकती है? जब क्या हो जाए? डिलीशन यानी विलोपन। या मेरे दोस्तों, ये भी तो कंडीशन क्रिएट हो सकती है ना। देखिएगा, जैसे यहाँ पर एक जीन है A, यहाँ पर है B, फिर है C, D, E
एंड एफ। स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्तों इस प्रकार से भी तो हो सकता है कि जैसे ये जो बी है इसका रेप्लिकेशन हो जाए, इसकी एक और डुप्लीकेशन हो जाए, तो अब होगा क्या, ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाए, ए फिर बी एंड सी एंड डी एंड ई। यहाँ पे आपको बी सिंगल दिख रहा है, बट यहाँ पे बी क्या हो चुके हैं, डबल। तो एक तरह से क्या हो गया मेरे दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी बन गई ना, डुप्लीकेशन हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जब चेंजेस आता है तो उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस कहते हैं। यह भी एक प्रकार का क्रोमोसोमल म्यूटेशन है। अब सेकंड है मेरे दोस्तों न्यूमेरिक चेंजेस इन क्रोमोसोम। न्यूमेरिक चेंज इन क्रोमोसोम के 2 टाइप है। कौन से मेरे दोस्तों, फर्स्ट वन इज एन यूप्लॉइडी एंड सेकेंड यूप्लॉइडी। तो एक तो आपका हो गया एन यूप्लॉइडी एंड सेकेंड आपका हो गया यूप्लॉइडी। एक तो आपका एन यूप्लॉइडी एंड सेकेंड आपका यूप्लॉइडी। ओके मेरे दोस्तों, तो एन यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी दोनों में क्या अंतर है उसकी यहां पर बात करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। जब हम एन यूप्लॉइडी की बात करेंगे तब मेरे दोस्तों या तो या सिंगल या डबल क्रोमोसोम में मेरे दोस्तों क्या होगा, वृद्धि होगी, यानी सिंगल या डबल क्रोमोसोम गेन होंगे, ठीक है ना, या मेरे दोस्तों वो डिक्रीज होंगे, यानी उनकी कमी होगी। तो या तो प्लस होंगे सिंगल या डबल, और या माइनस होंगे सिंगल या डबल क्रोमोसोम। तो एक या दो क्रोमोसोम या तो बढ़े या कम हो। जैसे कि मान लो किसी के पास क्रोमोसोम है 46, ठीक है, और मेरे दोस्तों डिप्लॉइड सेट के अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ गया और हो गया 47, तो वो आपका एन यूप्लॉइडी है। ओके, या सिंगल मेरे दोस्तों कमी हो गई 2n-1 45 हो गया, ठीक है ना, तो ये भी आपकी एन यूप्लॉइडी है। ओके, बट यूप्लॉइडी में क्या होगा मेरे दोस्तों, क्या सिंगल या डबल क्रोमोसोम इंक्रीज होंगे? नो मेरे दोस्तों, यहां पे क्या होगा कि हमारा जो सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो सेट है, जैसे कि ह्यूमन का जो न्यूक्लियस है उसमें क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो 2 हैप्लॉइड सेट होते हैं। ये सिंगल हैप्लॉइड सेट है और ये दूसरा हैप्लॉइड सेट है। तो इसलिए मेरे दोस्तों मैं 2n कहूंगा इस सेल को। तो अगर यहाँ पे एक सिंगल और हैप्लॉइड सेट आ जाए इस तरह से, तो मेरे दोस्तों ये कंडीशन 2n से चेंज होकर के कैसी हो जाएगी, 3n। तब इस कंडीशन को कहेंगे यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में क्या होगा, कंप्लीट हैप्लॉइड सेट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। यहां कंप्लीट हैप्लॉइड सेट बढ़ रहा है, ना कि नंबर, ठीक है। यहां सिंगल या डबल नंबर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहे, कंप्लीट सेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, इसलिए यहां कंडीशन 2n से 3n हो सकती है, 2n से 4n हो सकती है, 2n से n भी हो सकती है। ओके, ये जानकारी आपको याद रखनी है। अब देखो मैं और आपको आगे लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्रोमोसोम का क्या चेंज होने वाला है, सेट, ठीक है। और यहां पे क्रोमोसोम के सिंगल या डबल नंबर या तो बढ़ेंगे और या घटेंगे। तो इसलिए इनके भी कुछ नाम हमने रखे हैं, ठीक है, जैसे कि टेट्रासोमी, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, नलीसोमी। ये क्या है, मैं एन यूप्लॉइडी के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ठीक है ना। पहले देख लो यहाँ पे, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एन यूप्लॉइडी, ठीक है, याद रख लेना मेरे दोस्तों। एन यूप्लॉइडी में या तो मेरे दोस्तों क्रोमोसोम बढ़ेगा
और या क्रोमोसोम क्या होगा, घटेगा। और यहीं पे यही वो पॉइंट है मेरे दोस्तों जहां पे आपको चीजें याद रखनी है। यही वो पॉइंट है जहां से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, जब मैं यहाँ पे बात करूँगा, सबसे पहले जैसे कि यह डिप्लॉइड सेल है और इस डिप्लॉइड सेल के अंदर अगर मेरे दोस्तों सिंगल क्रोमोसोम जो है वो गेन हो और यहाँ पे अगर डबल क्रोमोसोम गेन हो तो क्या होगा, जब सिंगल क्रोमोसोम गेन होगा तो ऐसी परिस्थिति में हमारी जो सेल है वो कुछ इस तरह से डिप्लॉइड है, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये अपनी एक सेल है, ठीक है ना। अब इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम गेन हुआ है तो मान लेते हैं किसी भी सेट में गेन हुआ है, तो जिस सेट में भी एक एक्स्ट्रा सिंगल क्रोमोसोम आया है, अब उस सेट में मेरे दोस्तों 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम हो चुके हैं। जी हाँ, जब क्रोमोसोम 3 हो चुके हैं तो इसको आप क्या कहोगे, इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी। यहाँ ट्राई शब्द का मतलब हो गया कितने क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे 3। नॉर्मली होते तो 2 हैं बट एक एक्स्ट्रा आने से कितने हो गए, 3, तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। क्या मेरे दोस्तों, ट्राइसोमी। ओके, डन। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में अगर इसी तरह से 2 क्रोमोसोम बढ़ जाए किसी सेट में तो उसको टेट्रासोमी कहेंगे, ठीक है ना। तो 2n+1 इस कंडीशन को कहते हैं ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्यों कह रहे हैं आप अभी समझ गए। और अगर 2 क्रोमोसोम गेन हो जाए तो उसको कहते हैं टेट्रासोमी, ठीक है। क्यों टेट्रासोमी कह रहे हैं, तो सर जी इस प्रकार से ये 2-2 के सेट हैं और अगर कहीं 2 क्रोमोसोम बढ़ गए तो उस सेट में टोटल क्रोमोसोम 4 हो जाएंगे और 4 के लिए हम कौन सा शब्द लिखते हैं, टेट्रा। क्या सभी सेट के अंदर इस तरह से 4-4 क्रोमोसोम होंगे, नहीं, ठीक है। अब मेरे दोस्तों तो ये दोनों कंडीशन याद रखना, ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि एक सेल के अंदर कंडीशन 2n+1 है तो इस कंडीशन को हम किस नाम से जानेंगे, ट्राइसोमी। हमारे बॉडी में इस तरह के कुछ डिजीज भी होते हैं ह्यूमन में। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक होता है मेरे दोस्तों क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। याद रख लेना, और मैं ये बात नोट बना करके बता रहा हूँ, जब भी आपके एग्जाम में आ जाए कि डाउन सिंड्रोम, कौन सी डिजीज के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो 21 क्रोमोसोम जो है उसकी ट्राइसोमी से होता है। कौन सा क्रोमोसोम, जो 21 क्रोमोसोम है उसकी जब ट्राइसोमी होती है तो ऐसी परिस्थिति में डाउन सिंड्रोम, ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों इसी तरह से एक और डिजीज है आपके क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। तो ये 2 एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से, एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आने से कौन सा, क्लाइनफेल्टर, और 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी आने से डाउन सिंड्रोम। ओके, चल अब मेरे दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि अगर क्रोमोसोम की कमी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, रिड्यूस हो जाए। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती है, या तो 2n-1 और या हो सकती है 2n-2। अब मेरे दोस्तों एक डिप्लॉइड सेल है और डिप्लॉइड सेल के अंदर प्रत्येक जोड़े में 2-2 क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो पीछे कितना बचा, सिंगल, और सिंगल के लिए मोनो शब्द यूज में लेते हैं तो 2n-1 को हम मोनोसोमी कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोसोमी, ठीक है। अब ये इस प्रकार की कंडीशन है मेरे दोस्तों, ये एक सेल है, ठीक है। अब उसके पेयर से दोनों क्रोमोसोम डिलीट हो गए। जब उसके दोनों ही क्रोमोसोम डिलीट हो जाएंगे तो वो पेयर बचेगा ही नहीं, तो नील कंडीशन हो गई, इसलिए उसको कहते हैं नलीसोमी। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, नलीसोमी। तो अगर आपसे पूछ ले मोनोसोमी, मोनोसोमी का कोई डिसऑर्डर पूछ ले तो कौन सा लिखोगे, तो मेरे दोस्तों टर्नर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी से होता है। कौन सा, टर्नर सिंड्रोम, याद रख लेना,
टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम कौन से क्रोमोसोम की कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसकी मोनोसोमी से होगा? तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, एक्स क्रोमोसोम की कमी से तो हो गया टर्नर सिंड्रोम, और अधिकता से हो गया क्लाइनफेल्टर, और 21वें की अधिकता से हो गया डाउन। ओके, डन। तो ये सारी जानकारी आपको आगे यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यूप्लॉइडी में तो मैंने अभी आपको बताया किस में चेंज होगा, सेट में चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक सेल है जो सीधी 2n से 4n हो गई, 4n को टेट्राप्लॉइडी कहते हैं, टेट्राप्लॉइडी, तो टेट्राप्लॉइडी। ठीक है, 5n हो गई तो पेंटाप्लॉइडी। ठीक है ना, तो लगातार बहुत सारे सेट बढ़ जाए तो उस कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी भी कहा जाता है। ठीक है ना, पॉलीप्लॉइडी का मतलब किसी भी सेल में 2 से ज़्यादा सेट मौजूद हो, 3 या 4 या 5। ठीक है, हर एक मेरे दोस्तों जोड़े में इस प्रकार से, जैसे कि ये 5, तो अगर इस प्रकार की कोई कंडीशन हो, ठीक है, गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम की किसी सेल में, तो आप इस कंडीशन को किस में रखेंगे? यूप्लॉइडी में। और यूप्लॉइडी का ये एक टाइप है पॉलीप्लॉइडी, उसमें रखने वाले हो। और पॉलीप्लॉइडी हमने प्लांट में मेरे दोस्तों उत्पन्न करवाई है। एक प्लांट उत्पन्न किया है हमने ट्रिट्रिकेल, 2 अलग अलग प्लांट में मेरे दोस्तों जो हाइब्रिड करवा करके हम एक नया प्लांट तैयार करते हैं। इसी प्रकार से हमने एक राई और मेरे दोस्तों दूसरा गेहूँ, इन दोनों के अंदर मेरे दोस्तों हमने संकरण करवा करके, क्रॉस करवा करके एक जो है वेराइटी तैयार की जिसका नाम है ट्रिट्रिकेल। ठीक है ना, तो याद रख लेना। तो अब हम बात करें एन यूप्लॉइडी की, तो एन यूप्लॉइडी में आपने एक ट्राइसोमी पढ़ा, टेट्रासोमी पढ़ा, मोनोसोमी पढ़ा, नलीसोमी पढ़ा। नलीसोमी का मतलब 2n-1। ठीक है, मोनोसोमी का मतलब 2n-2, और यहाँ 2n-1, और यहाँ पर मेरे दोस्तों टेट्रासोमी का मतलब 2n+2, और ट्राइसोमी का मतलब है 2n+1। अब मेरे दोस्तों यहाँ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी हमने पढ़ लिए, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी पढ़ लिया, जिसमें एक इंसर्शन क्या है ये भी पूछा जा सकता है मेरे दोस्तों। नॉर्मली अगर ये एक क्रोमोसोम है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। कैसे क्रोमोसोम है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब इस क्रोमोसोम की ये एक भुजा है मेरे दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कोई जीन है ए, और ये इसकी जो आर्म है ये टूट करके इस होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ बाइंड हो जाए, जुड़ जाए। ठीक है ना, जैसे कि ये आर्म यहाँ से हट करके यहाँ पे आके अटैच हो गई, तो उसको कहेंगे इंसर्शन। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम से जीन एक फर्स्ट क्रोमोसोम से मेरे दोस्तों होमोलोगस क्रोमोसोम के सेकंड पर आ गया, अटैच हो गया, तो उसको आप इंसर्शन कहेंगे। ये हमेशा क्रोमोसोम के होमोलोगस सेट के बीच में ही होगा, याद रख लेना। यहाँ पे एक फर्स्ट क्रोमोसोम से एक सेट निकलेगा, इस सेकंड क्रोमोसोम पर जुड़ेगा, लेकिन ये दोनों ही क्रोमोसोम मेरे दोस्तों किस प्रकार के होंगे, याद रख लेना, बहुत बड़ी बात है। ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं ये किस प्रकार के हैं? होमोलोगस है। ठीक, अब इसके बाद में बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की। ट्रांसलोकेशन को हम मेरे दोस्तों एक तरह से स्थानांतरण कहेंगे, लेकिन याद रख लेना यहाँ पर जो जीन ट्रांसफर होगा वो हमेशा किस रूप में होगा? यहाँ पर मेरे दोस्तों ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, लेकिन क्रोमोसोम नॉन होमोलोगस हो। अब होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस में पहले फर्क क्या है? होमोलोगस का मतलब तो हुआ एक ही जोड़े के, यानी जैसे किसी को एक फर्स्ट पेयर के जो क्रोमोसोम है, पहली जोड़ी के जो गुणसूत्र है, जिसमें एक हमें माता से मिला और दूसरा पिता से, ठीक है, तो एक पैटर्नल और दूसरा मैटरनल, ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस होंगे। लेकिन मेरे दोस्तों आप मेरी बात को समझना, मान लो कि ये पहली जोड़ी का क्रोमोसोम है और यहाँ पे हमने एक क्रोमोसोम रखा दूसरी जोड़ी का, ठीक है ना, ये आपके दूसरी जोड़ी के। आप मेरे को एक बात बताना, ये वाले 2 क्रोमोसोम और ये वाले 2, ये आपस में होमोलोगस है क्या? नहीं है, ये नॉन होमोलोगस है। तो यहाँ से एक जीन निकल करके अगर मेरे दोस्तों इस क्रोमोसोम पर आकर के अटैच हो जाए,
तब भी क्या इसको इंसर्शन कहेंगे क्या? नहीं, इंसर्शन तब होगा जब मेरे दोस्तों एक ही जोड़े के बीच में जीन एक्सचेंज हो, ठीक है। और जब मेरे दोस्तों नॉन होमोलोगस कंडीशन में जीन ट्रांसफर होते हैं तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन दो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जीनों का मेरे दोस्तों ट्रांसफर है, ठीक है। इसके बाद में डिलीशन में क्या होगा? डिलीशन में तो मेरे दोस्तों डायरेक्ट जीन डिलीट ही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए है, ए डिलीट हो गया और फिर बी, सी और डी, ये 3 बचे। तो डिलीशन में तो क्या होता है कि कोई जीन ही डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरह से मेरे दोस्तों इन्वर्सन में क्या होता है? इन्वर्सन में 180 डिग्री पर कोई जीन टूट करके वापस रीअरेंज हो जाए, ठीक है। जैसे कि इस क्रोमोसोम के अंदर जैसे कोई जीन है, ए, फिर है बी, फिर है सी, फिर है डी, फिर है ई। अब बी और सी जो हैं वो टूट करके 180 डिग्री के एंगल पे वापस जुड़ जाए, उसे कहा जाता है क्या? इन्वर्सन। ओके, तो यहां पर जीन 180 डिग्री के एंगल पर रीअटैच हुए हैं। क्या हुए हैं? री अटैचमेंट ऑफ जीन। याद रख लेना, तो यहां सेम क्रोमोसोम है, ठीक है, यहां नया क्रोमोसोम नहीं है। ओके, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। फिर मैं आगे लेकर के चल रहा हूं। म्यूटेशन में मैंने 2 टाइप वैसे पहले बता दिए हैं। एक आपका स्पॉन्टेनियस होता है, दूसरा इंड्यूस होता है। इंड्यूस का मतलब है प्रेरित, ठीक है ना। म्यूटाजन के द्वारा अगर मैं मेरे दोस्तों म्यूटेशन को कोज करवाऊं, वो आपका इंड्यूस होगा। जैसे मैंने एक्सरे यूज में लिया और ड्रोसोफिला के अंदर मेरे दोस्तों या मेज के अंदर यानी मक्का में हम लोगों ने जो है म्यूटेशन उत्पन्न करवाया, वो आपका क्या हो गया? इंड्यूस। जैसे हमने गामा रेज के द्वारा, किसके द्वारा? गामा रेज के द्वारा मेरे दोस्तों सरबती सोनारा बनाई, ठीक है, इसके द्वारा भी आपने ये इंड्यूस जो है म्यूटेशन को अपनाया। और स्पॉन्टेनियस को बोलते हैं स्वतः, जो मेरे दोस्तों खुद ही उत्पन्न हुआ, जिसे आप लोगों ने उत्पन्न नहीं करवाया, जो नेचुरली हमारे बॉडी में, ठीक है, जो है उत्पन्न हुआ। याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो विदाउट एनी कोज सडन चेंज इन जेनेटिक मैटर या जेनेटिक मेकअप इज आल्सो नॉन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के 2 टाइप हो गए, ये भी हमने बात कर ली। अब मेरे दोस्तों तो म्यूटेशन को लेकर के जितनी भी जानकारी थी मैंने कंप्लीट बता दी। म्यूटेशन इज ए फिनोमेना विच रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ DNA sequence and constitutionally result in changes in the genotype and the phenotype of an organism। मेरे दोस्तों ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों चेंज होंगे। क्यों चेंज हुए? क्योंकि हमारे DNA सीक्वेंस में या क्रोमोसोम के नंबर में या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आया, ठीक है। तो ये जानकारी हमने यहाँ पर पढ़ ली, ठीक है। बहुत रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन फिनोमिना लीड्स टू वेरिएशन इन DNA। ये भी बड़ी बात है। क्या म्यूटेशन की वजह से मेरे दोस्तों वेरिएशन उत्पन्न होता है क्या? यस। तभी तो मेरे दोस्तों इवोल्यूशन की जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ते हैं लेमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड एक पढ़ते हैं म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी वेरिज, जो ये कहती है कि मेरे दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इवोल्यूशन चला उसमें म्यूटेशन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये जानकारी भी हमें यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। बाकी मैंने इसके आपको टाइप बता दिए हैं। जीन म्यूटेशन के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसके बाद में आपके आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक रोग। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आप 2 तरह के डिसऑर्डर पढ़ते हैं। एक तो वे डिसऑर्डर जिनको हम बोलते हैं मेंडलीय डिसऑर्डर, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड सेकंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो 2 टाइप के डिसऑर्डर आप यहाँ पढ़ते हैं, एक मेंडेलियन एंड सेकंड क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर उनको कहते हैं जिनकी हेरिडिटी मेंडल के प्रिंसिपल या थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है, ओके। बट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वे होते हैं जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस आने की वजह से कोज हुए हैं, ओके। तो जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है जब जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस आया, ठीक है, और उस चेंजेस की वजह से मेरे दोस्तों वो जो चेंज हुए जीन है वो
अगली पीढ़ी में उन्होंने हेरिडिटी शो की और कोई डिजीज उत्पन्न हो गई, ठीक है ना, तब उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे, सीधी सी बात है। ओके, तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मेंडेलियन डिसऑर्डर की हमें बात करनी है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है मेरे दोस्तों किसी सिंगल जीन की वजह से या किसी डबल जीन की वजह से हो सकते हैं। ओके, अब मेरे दोस्तों यहां पर मेंडेलियन डिसऑर्डर है कौन से, हमें तो इनकी भी बात करनी है। और मेंडेलियन डिसऑर्डर में दो तरह से मेंडेलियन डिसऑर्डर को डिफाइन किया गया। कौन से दो टाइप से, एक तो मेरे दोस्तों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ठीक है ना, एक तो कैसा है सेक्स लिंक डिसऑर्डर, और दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों, दूसरा जो आपका है वो है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। एक तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर और दूसरा ऑटोसोमल डिसऑर्डर। मेरे दोस्तों सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जब हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है, सेक्स क्रोमोसोम पर कोई जीन है और वो जीन मेरे दोस्तों चेंज हो गया और वो नेक्स्ट जनरेशन में किसी डिजीज को लेके चला गया, तो वो हो गया आपका सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इसमें ज्यादातर डिसऑर्डर हम किस तरह के पढ़ते हैं, एक्स लिंक्ड, ठीक है ना। एक्स लिंक्ड के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर आते हैं, एक तो आता है हीमोफीलिया, ठीक है ना, और एक आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा आपका आता है मेरे दोस्तों ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन यूरिया और थैलेसेमिया, ठीक है। तो ये डिसऑर्डर भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते ये बात जरूर कहूंगा कि आपको जितना भी पढ़ाया है उसे एक बार कंप्लीट रिवाइज कीजिएगा, अच्छी तरह से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आपका एम होना चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए, आप जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसे अचीव करना, ठीक है। तो इसलिए आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, और अपना ध्यान रखें, अच्छी तरह से पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें कॉल करें। जय हिंद।